welcome to my channel. So in this video I'll be explaining you the very first chapter of class 12 geography, that is world geography जो book है उसका first chapter I'll explain, which is human geography, nature and scope. तो ये पूरा chapter I'll explain it and कुछ लोग सोच रहे होंगे कि I've left 2-3 chapters of political science, so don't worry, I'll cover that also. But थोड़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि प्लीज़ could you start geography because उनके एग्जाम्स हैं just next month. तो जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके I'll complete the entire syllabus. तो please stay tuned. Okay, so starting with geography as a field of study is integrative, empirical and practical. तो सबसे पहली चीज़ इंटीग्रेटिव क्या होता है, जैसे कि इसके नेम में ही है इंटीग्रेट. इंटीग्रेट मतलब टू कंबाइन, मतलब यूनाइट करना और 2-3 चीज़ों को कॉम्बिनेशन बनाना ताकि एक परफेक्ट यूनिट आ सके, परफेक्ट चीज़ आ सके. दूसरा है एम्पिरिकल. एम्पिरिकल मतलब कि ज्योग्राफी जो है वो बहुत एक्सपेरिमेंटल है, तो एम्पिरिकल मतलब एक्सपेरिमेंटल. एंड देन प्रैक्टिकल, यू ऑल नो. सो ज्योग्राफी एज अ फील्ड ऑफ स्टडी इज इंटीग्रेटिव, कि कुछ चीज़ों को कंबाइन करती है और एक यूनिट बनाती है, एक प्रॉपर स्पेसिफिक यूनिट. एंड बहुत एक्सपेरिमेंटल है, बहुत एक्सपेरिमेंट्स होते हैं इसमें. एंड देन प्रैक्टिकल. अर्थ जो है हमारी वो कॉम्प्राइज करती है 2 मेजर कॉम्पोनेंट्स की. सबसे पहले नेचर का एंड देन लाइफ फॉर्म्स. नेचर इज लाइक फिजिकल एनवायरनमेंट. तो नेचर से हमारा यहाँ मतलब है कि अर्थ है हमारी, जैसे इसमें क्या क्या है, इसमें पेड़ पौधे हैं और ट्रीज, पेड़ पौधे ये सब हैं, वेजिटेशन, एग्रीकल्चर ये सब होता है, वाटर, तो नेचर में आए ये सब. एंड देन हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, तो ये सब लिविंग थिंग्स में आया लाइफ फॉर्म्स. तो अर्थ कॉम्प्राइजेस ऑफ 2 मेजर कॉम्पोनेंट्स, यहाँ पे आपको ये याद रखना है. एंड देन कमिंग टू फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी. फिजिकल ज्योग्राफी का यहाँ पे मतलब है कि फिजिकल ज्योग्राफी स्टडी करती है क्या, फिजिकल एनवायरनमेंट को. और जो ह्यूमन ज्योग्राफी होती है वो स्टडी करती है रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल या फिर नेचुरल एंड ह्यूमन वर्ल्ड. तो ह्यूमन ज्योग्राफी दोनों का रिलेशनशिप स्टडी करती है एंड फिजिकल ज्योग्राफी सिर्फ फिजिकल एनवायरनमेंट को स्टडी. कमिंग टू द मेन थिंग ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज स्टार्टिंग विद ह्यूमन ज्योग्राफी एज द चैप्टर्स नेम इज देयर. तो सबसे पहली चीज़ है डेफिनेशन. डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी. यहाँ पे डिफरेंट स्कॉलर्स की डेफिनेशन दी है. फॉर एग्जाम्पल रैडजिल की, एलन.सी. सैम्पल एंड पॉल वुडाल नीला ब्राश, ये 3 स्कॉलर्स की डेफिनेशन दी है. इसमें से आपको वैसे तो तीनों की ही इम्पॉर्टेंट है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आप कोई भी एक कर लो. करना है मतलब जो कर सकता है, अच्छे से मगिंग पार है उसकी, मगिंग आप भी मत कीजिए, थोड़ा समझिए. एंड देन तीनों की हो सके तो तीनों की आप लर्न कीजिए डेफिनेशन. अगर नहीं हो रहा है तीसरे की डेफिनेशन लर्न, तो कोई 2 डेफिनेशंस तो आप पक्का याद कीजिए एंड विथ द स्कॉलर्स नेम. मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही डेफिनेशन लिखी है, आपको कोई 2 तो याद करनी ही करनी है, और हो सके तो आप तीनों याद कीजिए. हमारी टीचर, मुझे याद है हमारी टीचर ने हमसे कहा था कि लर्न ऑल द 3 डेफिनेशंस बिकॉज यू डोंट नो कि क्वेश्चन पेपर में कैसा क्वेश्चन आ जाए टर्न करके, ट्विस्ट एंड टर्न करके. मैंने यहाँ पे एक ही डेफिनेशन दी है जो कि है एलन.सी. सैम्पल की. एंड इट सेज HG मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी. ह्यूमन ज्योग्राफी इज द रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ. तो यहाँ पे आप समझिए इसे कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो क्या है, वो रिलेशनशिप है बिटवीन किसके बीच में, एक ऐसे मैन के बीच में जो रेस्ट ही नहीं लेता है, अनरेस्टिंग है, अनरेस्टिंग मैन, और एक ऐसी अर्थ के बीच में जो स्टेबल ही नहीं रहती है, इट कीप्स ऑन रोटेटिंग, रिवॉल्विंग अराउंड इट्स एक्सिस. ओके, तो अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ के बीच में रिलेशनशिप होता है ह्यूमन ज्योग्राफी. तो ये था एलन.सी. सैम्पल ने कहा था ये. कमिंग टू द मेन थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब पर्सनली जब हम 12th में थे तो मतलब ये तो हमने हर क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन देखा था, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर. मतलब पहले तो आप इसको यहीं से समझिए, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमंस आर गेटिंग नेचुरलाइज्ड एंड
जो नेचर है वो ह्यूमनाइज्ड हो रहा है अकॉर्डिंग टू द ह्यूमंस कैसे कैसे टेक्नोलॉजीज ला रहे हैं, उसकी वजह से नेचर बदल रहा है। और पहले क्या होता था कि नेचर ने अपने कंट्रोल में करा था ह्यूमन को, लेकिन अब ऑपोजिट है, ह्यूमंस ने नेचर को अपने कंट्रोल में कर लिया है। ओके, सो यहाँ पे जो मेन वर्ड है वो है टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी से यहाँ पे हम सिंपली अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी मतलब कि कोई चीज़ मॉडर्नाइज होना, डेवलप होना। टेक्नोलॉजी जहाँ पे है वो चीज़ मॉडर्न होगी। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे टेक्नोलॉजी है वो विलेज एरिया होगा जो बहुत बैकवर्ड होगा। जहाँ पे टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही इंडस्ट्रियलाइज्ड, मॉडर्नाइज्ड होगी वो चीज़, जगह। तो यहाँ पे हम क्या समझेंगे कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो नेचर से और जो फिजिकल इन्वायरमेंट है आसपास उससे बात करते हैं। टेक्नोलॉजी है वो ह्यूमन बींग्स ने कैसे डेवलप करी, उन्होंने वो तब डेवलप करी जब उनको एक अच्छी खासी नॉलेज हो गई थी अपने नेचुरल लॉज को लेके, लाइक फायर एंड डीएनए। एंड उनको ये पता लग गया था कि कुछ तो ऐसा फोर्स है जिसकी वजह से एरोप्लेन्स ऐसे हवा में उड़ सकते हैं। सो दैट्स वाई सबसे पहली चीज़ जब उनको पता लगा कि कुछ ऐसा एरोडायनेमिक्स होता है जिसकी वजह से एरोप्लेन्स उड़ सकते हैं, सो दे डेवलप्ड एरोप्लेन्स विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो एरोप्लेन्स आज उड़ते हैं, जैसे कि ऑफकोर्स हमें पता है। देन कम्स टू फायर। फायर सबसे पहले जब पता लगा था कि फायर भी कुछ होता है, इससे हम अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं। स्टोन की मदद से ऐसे रब करके फायर पहली बार अर्ली मैन ने डिस्कवर करी थी। तो तब से ही फायर से रिलेटेड सारी चीज़ें आई बाहर टेक्नोलॉजी के हेल्प से। देन डीएनए, जैसे ही पता लगा कि डीएनए कुछ होता है, इसकी वजह से हम वैक्सीन्स और अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं और कॉन्कर कर सकते हैं डेडलीस्ट डिजीजेस से भी। तो आज तभी हॉस्पिटल्स एंड ऑल में मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है क्योंकि ह्यूमन बींग्स ने टेक्नोलॉजी की वजह से ये सब डिस्कवर कर लिया है। हमें यहाँ इससे ये पता लगा कि जो नेचर है हमारा, जो हमारी फिजिकल इन्वायरमेंट है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप टेक्नोलॉजी। बिकॉज जो टेक्नोलॉजी है वही जो हमारी शैकल्स हैं, जो इन्वायरमेंट ने ह्यूमन बींग्स पे शैकल्स लगाई थी, लाइक शैकल्स मतलब कि चेन बंदी बना रखा था फॉर एग्जाम्पल, तो टेक्नोलॉजी वो चेन्स तोड़ती हैं। तो ऐसा आप रिलेट कीजिए कि नेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन रिमूविंग द शैकल्स ऑफ द इन्वायरमेंट ऑन ह्यूमन बींग्स। सो ऐसे करके आप थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिए। एंड इससे पहले क्या होता था कि अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं, अगर हम शैकल्स नहीं तोड़ पाते तो दैट मीन्स टेक्नोलॉजी बहुत लो होती। ऐसा था हमारे प्रिमिटिव सोसाइटी में, बहुत पुराने ज़माने में, पुराने टाइम्स में, कि लोग डरते थे नेचर से। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि सूर्य की एंड सन जो जिसको कहते हैं उसकी पूजा करना, मून की पूजा करना, बिकॉज दे थॉट कि ये चीज़ें हमें, लाइक फॉर एग्जाम्पल सन हमें जला देगा, जला के मार देगा। सो वो उनकी वर्शिप करने लग गए, पूजा करने लग गए कि ऐसा ना हो। वैसे ही मून को जब उन्होंने देखा कि उन्होंने कहा ह्यूमन बींग्स ने कि मून हमें कुछ कर देगा, तो मून की पूजा होने लगी। ऐसी पेड़ पौधों की पूजा होने लगी। तो दे वर स्केर्ड ऑफ द फ्यूरी ऑफ दिस इन्वायरमेंट। तो टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम इन सब शैकल से आज फ्री हो चुके हैं। सो ये जो ये इंटरेक्शन है बिटवीन प्रिमिटिव फोर्सेस, प्रिमिटिव सोसाइटीज एंड द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ नेचर, ये टर्म करा जाता है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। ये भी आप साइड बाय साइड लर्न करते रह जाइए क्योंकि एग्जाम्स में आता ही आता है कि डिफाइन एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म या पॉसिबिलिज्म एंड न्यू डिटर्मिनिज्म, इन दोनों को मैं अभी बताऊंगी। फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो अभी तक मैंने जितना बोला कि इंटरेक्शन बिटवीन प्रिमिटिव सोसाइटीज एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ नेचर अभी के, तो इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है उसको कहते हैं एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। लोगों ने विद द पैसेज ऑफ टाइम अपना इन्वायरमेंट, अपना नेचर, इसको अंडरस्टैंड करने लग गए हैं और लोग स्टेट ऑफ नेसेसिटी से स्टेट ऑफ फ्रीडम की तरफ बढ़ रहे हैं। स्टेट ऑफ नेसेसिटी मतलब ज़रूरत, जिस स्टेज पे उनको ज़रूरत थी चीज़ों की तो वो इन्वायरमेंट से लेते थे, अपनी मदर नेचर से लेते थे, रिसोर्सेज नेचर से ऑफकोर्स कुछ भी। अब एक ऐसा स्टेज आ गया है जहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई है कि वो स्टेट ऑफ नेसेसिटी रिमूव हो चुकी है विद द स्टेट ऑफ फ्रीडम। अब फ्रीडम आ चुकी है उसकी जगह।
तो टेक्नोलॉजी की इतनी एडवांटेज है टेक्नोलॉजी की, वो ह्यूमन बींग्स ने स्टेट ऑफ नेसेसिटी से स्टेट ऑफ फ्रीडम की तरफ मूव कर लिया। देखिए तो आज हमें हर जगह इम्प्रिंट्स दिखते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ के। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई माउंटेन मान लो ट्रैकिंग के लिए चले गए, तो पहाड़ों में गए तो वहाँ हमने मान लो चिप्स का पैकेट देखा गिरा हुआ, या कोई कपड़े का टुकड़ा देखा, इससे हम क्या वो लगा सकते हैं कि यहाँ पे ज़रूर एक टाइम पे ह्यूमन आया होगा और उसने कुछ ना कुछ अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ ना कुछ तो किया होगा वहाँ पे। तो इम्प्रिंट्स ह्यूमन के हर जगह हैं। तो इससे अगेन वही होता है कि स्टेट ऑफ फ्रीडम की तरफ वो पूरी तरीके से बढ़ चुका है। अब सिर्फ माउंटेन, प्लेन, हिली ट्रैक्स यहाँ पे ही नहीं, बल्कि सैटेलाइट भेज के भी ह्यूमन ने अपना एक इम्प्रिंट बना लिया है। मून में तक ह्यूमन जा चुका है, नॉट ओनली ह्यूमन बट ह्यूमन किसी और लाइक डॉग तक को वो भेज चुका है। तो टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो चुकी है। तो ये जो पॉसिबिलिटी ह्यूमन ने क्रिएट कर दी है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि पहले था ही नहीं, पहले हम ये समझते थे इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, अब ये पॉसिबिलिटी आ चुकी है। तो स्कॉलर्स ने इस चीज़ को, इस जो पूरा सिनेरियो जो मैंने समझाया अभी, इसको पॉसिबिलिज्म टर्म करा है। तो ये था पॉसिबिलिज्म। और जो मैंने पहले बताया था कि इंटरेक्शन बिटवीन प्रिमिटिव सोसाइटी एंड द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ नेचर, वो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म था। अब ह्यूमन सोशल एंड कल्चरल चीज़ों से टेक्नोलॉजी को बना रहा है एंड स्टेट ऑफ नेसेसिटी से स्टेट ऑफ फ्रीडम की तरफ बढ़ रहा है, इसको पॉसिबिलिज्म कहेंगे। तो यहाँ पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर रहा है वो अपने लिए और ज़्यादा। अब हम एक थर्ड कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो कि है नियो डिटर्मिनिज्म और स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। तो एक स्कॉलर थे ग्रिफिथ टेलर, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने इसको एक और नाम दिया था मिडिल पाथ या फिर मध्यम मार्ग, बीच का पाथ। तो उन्होंने बोला था कि ये कॉन्सेप्ट नीदर इट इज दिस सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी, ये जो सिचुएशन थी ये थी एब्सोल्यूट नेसेसिटी की, ये थी स्टेट ऑफ फ्रीडम, जो फ्रीडम की तरफ ह्यूमन बढ़ चुका था। और जो थर्ड इन्होंने दी थी ग्रिफिथ टेलर ने, तो उन्होंने बोला था कि द कॉन्सेप्ट is neither the state of necessity nor absolute freedom, it is a state of middle path, यानी कि हमें नेचर को ओबे करते हुए आगे बढ़ना है। सेकंड उसमें हमने क्या देखा था कि पॉसिबिलिटीज क्रिएट करते रह रहा था ह्यूमंस अपने लिए। टेक्नोलॉजी को जैसे जैसे वो अपने कॉन्कर कर रहा था वैसी चीज़ों को आगे आगे डेवलप करते जा रहा था, लेकिन हमें यहाँ पे नेचर को ओबे करते हुए आगे बढ़ना है, ऐसा ग्रिफिथ टेलर का कहना है। तो हम सब यहाँ पे सिटीज़ में रहते हैं और हमने देखा कि ट्रैफिक लाइट्स हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, 3 कलर्स होते हैं उसमें, रेड, येलो एंड ग्रीन। रेड मतलब यू कैन स्टॉप, अब आपको स्टॉप करना है ताकि कोई और आगे बढ़ सके दूसरी लेन से। सेकेंड इज एम्बर या फिर येलो, जो येलोइश कलर होता है, उसका मतलब गेट रेडी, क्योंकि अब आपकी टर्न आने वाली है। एंड थर्ड इज ग्रीन, नाउ यू कैन मूव ऑन, यू कैन कैरी ऑन, यू कैन गो। तो 3 कलर्स हैं। तो इससे ग्रिफिथ टेलर ने भी यही एग्जाम्पल दिया ये सिग्नल्स का बता के कि एकदम से आपको मतलब जल्दीबाजी नहीं करनी है, बिकॉज नेचर है वो, नेचर आपको रिटेलिएट कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखें कि ह्यूमंस ने टेक्नोलॉजी को इतना कॉन्कर कर लिया है कि वो कुछ समझ ही नहीं रहा है नेचर को। फॉर एग्जांपल जो ड्रेन्स बने हैं नीचे से, जिसमें आपका वेस्ट जाएगा, डोमेस्टिक वेस्ट या कोई भी सीवर लाइंस जो बनी हैं, वो टेक्नोलॉजी की वजह से इतना पूरी बंद कर दी हैं, तो वहाँ से वाटर फ्लो करने की जगह ही नहीं है। तो अब आप खुद सोचिए कि वाटर कहाँ फ्लो होगा, जिसकी डायरेक्शन वो नीचे से थी वहाँ लोगों ने आज घर, बिल्डिंग्स खड़ी कर दी हैं, टावर्स खड़ी कर दिए हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो अब क्या होगा एट द एंड ऑफ द डे, वहाँ पे फ्लड आ जाएगा, बिकॉज वो वाटर को पास होने के लिए जगह ही नहीं मिल रही है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था ताकि आप समझ सकें कि हमें इतना भी नहीं वो होना है कि पैशनेट इतना नहीं होना है कि हम अच्छे से कॉन्कर कर सकें हर चीज़ को। हमें करना है, हमें डेवलपमेंट करना है, बट ये ध्यान में रखें कि नेचर को हमें ओबे करना है, ओबे करते करते हमें आगे बढ़ना है।
तो ये था ग्रिफिथ टेलर। ओके, सो अब हम देखते हैं द डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट विच आर इन ह्यूमन ज्योग्राफी। तो सबसे पहले है वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, देन इज रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट एंड देन बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट। तो सबसे पहले हम समझते हैं वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक में क्या है। एज द नेम सजेस्ट, ह्यूमन related to the social welfare, social well-being like housing, sanitation, etc. तो simple terms में welfare of humans basically. What basically explains the poverty, deprivation and social inequality. जो है सोसाइटी में वो एक्सप्लेन करता है, जो बेसिकली कार्ल मार्क्स की थ्योरी। जो बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट है, इट गिव्स मेन एम्फेसिस ऑन द लिव्ड एक्सपीरियंस। जो चीज़ लोगों ने जो एक्सपीरियंस ले चुके हैं, लिव्ड एक्सपीरियंस, वो है बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट। सोशल, अर्बन, पॉलिटिकल, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये हैं आपके फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। देन यू हैव टू स्टडी द सब फील्ड्स। अब एक आपने देखा कि टेबल दी है हमारे बुक्स में, तो वो आपको पढ़नी है, एंड कुछ ब्रॉड ट्रस्ट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी भी हैं, तो वो भी आपको अच्छे से याद करना है। तो एक बार गो थ्रू द एंटायर टेबल, ये नहीं कि एक एक चीज़ याद करनी है, बट जस्ट गो थ्रू इट। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर and I hope you liked this video. Please do like it and share it forward and also subscribe to the channel. And एक और important बात कि मैंने कुछ important questions बनाए हैं इस chapter में से। The next video जो अब इसके बाद आएगी, I will put that and also the notes, जो मैंने इस chapter के notes बनाए हैं इसी से सिमिलर होंगे। और आप लोगों ने, कुछ लोगों ने कमेंट करा था कि प्लीज़ मेक वीडियो अवे फ्रॉम द बोर्ड। सो इट्स नॉट पॉसिबल कि बहुत अवे में बनाऊं, बिकॉज थोड़ा सा फोकस कैमरे का यहाँ पर भी होना चाहिए। तो इसको मैंने हैंड रिटन करा है, वो भी मैं डालूंगी, सो डोंट वरी।